हो गया। हाँ पहले एक हाथ से इसे छू दे हल्का सा, नहीं से पकड़ ले। हेलो समझ में। चलो ना देखो कहता है रियल नंबर। अभी हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना है। अब पहला चैप्टर है क्लास 10 का, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले पुरनका चीज पढ़ लेते हैं कि पुरनका में क्या क्या पढ़ना था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जैसे में इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। गिनती की संख्या अनंत तक, उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। उसके बाद आएगा पूर्ण संख्या। इसके पहले कुछ पढ़ लेते हैं, वास्तविक संख्या के पहले बहुत कुछ पढ़ना था जो देख लेते हैं। पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं। जब प्राकृत संख्या में शून्य को लगा दिया जाता है, यानी देखो प्राकृत संख्या था 1 2 3 4 5 6, इसी में सिर्फ शून्य को लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या कहला गया। और इसे W के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर बोलते हैं। जब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य को मिला दिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 या 0। इधर इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते थे कि जब जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या 0 से लेके यहाँ तक n, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या जोड़ दिया जाता है या लगा दिया जाता है। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को लगा दिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये भी बोल सकते थे क्योंकि पूर्ण संख्या था 0 1 2 3 4 5। ऐसी में ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक गिनती की संख्या -1 -2 -3 -4 -5 है ना, इसको लगा देंगे तो ये क्या कहला जाएगा? पूर्णांक संख्या कहला जाएगा। बात समझ में आ गया? इसको हम अपने भाषा में दे दिए परिभाषा। जब ऋणात्मक संख्या कमा धनात्मक संख्या और शून्य को मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I या Z के द्वारा सूचित किया जाता है। Z जहलीन शब्द है, वो जहलीन, Z का मतलब जहलीन होता है। ये I का मतलब इंटरजेक्शन नहीं, इंटीजर्स। हाँ इंटीजर्स के द्वारा सूचित किया जाता है कि मतलब इंटीजर्स। ये तीनों कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टॉप करें थोड़ा सा। देखो परमेय संख्या किसको बोले? उसके बाद आया था परमेय संख्या डायरेक्ट। परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। ये सब क्लास 9th का चीज है। अभी क्लास 10th में हम नए आए हैं। क्लास 10th में परिभाषा ही चेंज हो जाएगा पूरा। परमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है, छोटा रूप में होता है। मानक कहने का मतलब छोटा से छोटा रूप में, उसको काट नहीं सकते हैं। जैसे 2/3 को नहीं काट सकते हैं, 5/2 को नहीं काट सकते हैं, 7/9 को नहीं काट सकते हैं, 0 1 2। इसके अब कहने से इसको P/Q के रूप में कहाँ लिखे? इसके नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है। सब 9th वाला चीज है। ये 9th का चीज अभी हम पढ़ा रहे हैं। 10th में अब देखो आप, परमेय के बाद अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्लास 10th में इसका परिभाषा चेंज हो जाएगा। अभी लिखवाएंगे, अभी सब लिखवाएंगे। एग्जाम्पल √2 √3 √5 कहेंगे सर, √4 कहने लिखे। √4 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अच्छा अब आएगा वास्तविक संख्या, जो कि हम लोग को पढ़ना है। ये क्लास 9th वाला चीज था अभी। तो काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आएगा सर काल्पनिक संख्या कहते केकरा है? अभी लिख देते हैं। एग्जाम्पल कुछ दे दीजिए। काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहला देता है। अब काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे?
जब करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी करनी मतलब रूट के अंदर माइनस वाली संख्या हो तो ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का कोई सॉल्यूशन क्लास 10 तक नहीं पढ़ना, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। आया बात समझ में? काल्पनिक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ, क्लास 10th के बाद पढ़ना आपको 11 12th में, लेकिन क्लास 10 तक काल्पनिक संख्या का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो जब करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे हम काल्पनिक संख्या कह देते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब जरा देखिए क्लास 10th वाला वास्तविक संख्या में आते हैं। क्लास 10th वाला वास्तविक संख्या में क्या होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से वास्तविक संख्या बनता है, या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय, जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या वहाँ किसको कहेंगे? जिसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती में हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती में हो। अब कहेंगे सर अशांत अनावर्ती, शांत अनावर्ती क्या पढ़ रहे हैं? अभी समझाते हैं इकाई की सब समझ क्या होता है। आराम से लिख, समझते चलो, समझते चलो। देखो ये पहले समझो, उसका लिखना आराम से। वास्तविक संख्या, अभी हम बताए कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। लेकिन हम फिर से परिभाषा क्लास 10th वाला के लिए लिखा रहे हैं कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला लिया जाता है तो उसे हम वास्तविक संख्या कह देते हैं। यानी कुछ भी लिख दीजिए, सिर्फ परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, कुछ लिखिए वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या को ऐसा ही बोल सकते हैं कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर, वो भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। अब परिमेय, अब देखो अब यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलकर बना है, मिलाकर बना है, यही ना। वास्तविक संख्या देखो यहाँ ऐसा भी हम लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है ये कैसे बना है बुआ? दूगो से बना है। कौन कौन से? पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, और इधर क्या मिला? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे समझिएगा, हम परिमेय संख्या का परिभाषा लिखा है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता है क्लास 9th में। लेकिन यहाँ वो नहीं, यहाँ क्या होगा? वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, अभी समझाते हैं। परिमेय संख्या यहाँ पे क्या होगा? वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत, वैसी संख्या जिसका, अभी समझाएंगे बुआ, जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार, दशमलव गलती लिख दिए रे, दशमलव प्रसार शांत या अशांत, शांत या अशांत आवर्ती होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 2/7 ना 0/1, कुछ ले तो ये करता है, कौमा 5 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या -5 भी ले सकते थे। ये सब क्या है?
परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में ही लिखा है कि नहीं लिखा है। खाली यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग पढ़े थे कि जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो रहे तो रहे, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए था, यही ना पढ़े थे। या हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं 2/5, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको अभी देखिए, दशमलव प्रसार शांत आएगा या अशांत आवर्ती में आएगा, अभी देखिए इसका बताते हैं। और दूसरा अपरिमेय संख्या है वैसा संख्या या वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। वो अशांत रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, अशांत और अनावर्ती। अभी देखिए लिख देते हैं इसको भी हम। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। खाली देखते रहो, हम सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं √2, √3, √5। अभी बताए इसका अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम भी लिखे थे कि वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ अपरिमेय संख्या तो हम लोग जान गए कि यही सब है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कैसे आएगा और जिसका शांत या अशांत आवर्ती कैसे आएगा, जो भी समझिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी परिभाषा समझो, अभी समझ गए ना परिभाषा। अब देखिए समझिएगा, इसको नोट करो इसको। अरे नूनू 1/8 P बटा Q के रूप में है, ये तो परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये दिख रहा है कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या। अब हम इसको चेक करेंगे कि अशांत अनावर्ती कैसे है या शांत आवर्ती, कौन आवर्ती है, चेक कर लेंगे। अभी आपको बताए थे कि नीचे में 8 है, इसका मतलब 8 से भागा लगाना है 1 में, इसका मतलब यही ना। परिमेय संख्या में हम लोग पढ़े थे कि P बटा Q के रूप में होता है, लेकिन यहाँ क्लास 10th में पढ़ रहे हैं कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत या शांत अनावर्ती आवर्ती होता है, वही ना। तो देखेंगे यहाँ हम कि 1/8 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन इसको भागा लगा के चेक करेंगे, इसका मतलब 8 से भागा लगाना है 1 में, नहीं लगेगा, 0 दे देंगे पॉइंट, तब ना यहाँ 0, तब ना यहाँ 0 आएगा। भागा जान में करते देने के लिए 8 एकम 8, 2 बच गया, फिर 0 क्योंकि पॉइंट तो दे दिए हैं। 8 दूनी 16, 4 बच गया, फिर 0, 8 पचे 40, खत्म। देखिए दशमलव के बाद जो आया खत्म हो गया, कट गया तो शांत हो गया। क्या हो गया नूनू, शांत हो गया। जब कट गया तो क्या हो गया, शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं कटेगा तो अशांत। तो देखो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद शांत हो गया, शांत या अशांत। जैसे मान लिया जाए एगो 1/7 ले लेते हैं, ये भी तो परिमेय संख्या। देखिए इसका अशांत आएगा कैसे, 7 से भागा लगाइए 1 में तो 0 पॉइंट तो देना ही होगा। यहाँ एक बार में 7, 3, फिर 0, 7 चौका 28, 2, फिर 0, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना 6, फिर 0, 7 7 49, 7 8 56,
और 9 7 63, 8 बार में लगेगा। जी सर 8 7 56, फिर 4 खत्म, 0 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 25 35, फिर 5, फिर 0 7 6 42, 7 7 49, फिर 1, फिर 0 10, फिर देखिए 10 आ गया, वही चीज इस आसान तो रहेगा। 10 आ गया। अब फिर एक बार में लगाएंगे, फिर वही ये देखो फिर यहाँ 10 लिखते हैं, मान लीजिए एक बार में तो 7, जी सर फिर 3, 4 बार में फिर 0, अब फिर देखो वही चीज आएगा, फिर 4 बार में लगेगा, फिर 2 बार में, फिर 8 बार में, फिर 5 बार में, फिर 7 बार में, फिर 1 बार में। तो ये हो गया आसान फिर तरीके। रहते रहेगा। ये आसान तो हो गया, ये कट में नहीं करेगा, आसान तो, लेकिन आवर्ती में है। आवर्ती मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक वही चीज आया, फिर वही चीज आया, फिर वही चीज आएगा, बार बार वही चीज रिपीट करेगा, तो उसको आवर्ती बोलेंगे। आसान तो है ही इन्होंने, कट में नहीं करेगा, ये लड़ते रहेगा रोज दिन, जी सर मारा मारी ढुका ढुकी करते जी रहेगा, सर लेकिन ये कटेगा नहीं, नहीं। लेकिन बार बार वही चीज आते रहेगा। आवर्ती यानी बार बार, जैसे घूम रहा है, वही पहुंच गया आवर्ती, वही पहुंच गया आवर्ती, वही पहुंच गया आवर्ती। अब अनावर्ती देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आशांत अनावर्ती, आशांत भी रहेगा और अनावर्ती भी रहेगा, यानी वही चीज ना आएगा। नहीं आया बात समझ में? अब परमेय संख्या में 2 चीज समझ में आ गया होगा कि या तो इसका आवर्ती शांत हो जाएगा, मार उड़ के मतलब लड़ झगड़ लेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा कि अब हम नहीं लड़ो झगड़ो, खत्म, हटा दे। लेकिन इसी का दूसरा रूप रहेगा कि नहीं, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन बार बार वही चीज के लिए नहीं। तो परमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब बार बार वही रिपीट। जी सर हाँ देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, दो चीज अब कुछ लीजिए, 2/7 को भी लेके देख सकते हैं। इसका या तो शांत हो जाएगा या तो अशांत रहेगा, लेकिन आवर्ती में ही रहेगा। जी सर शांत रहे चाहे अशांत रहे, आवर्ती में रहेगा। जी सर लेकिन जब अपरिमेय संख्या की बात आएगा तो ये शांत कभी रह ही नहीं सकता है, कंफर्म है कि अशांत रहेगा, और ये छोटा अनावर्ती रहेगा, कभी अल्ल बल के लिए लड़ते रहेगा। जी सर जे मन में आएगा जे, और यहाँ पे देखो जे मन में आया जे है नहीं ना, नहीं 7 तक आया, फिर वही चीज आएगा, फिर वही चीज आएगा, भागला का आप देखते जाइए, जी सर 30 आएगा, फिर 20 बचेगा, फिर 60 बचेगा, फिर 40 बचेगा, वही बचेगा, जी सर बार बार वही चीज आते रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये अशांत है लेकिन आवर्ती में है, बार बार उसी के लिए हो रहा है, वही जा रहा है। तो ये शांत और ये शांत हो गया, ये अशांत हो गया, ये शांत आवर्ती, ये अशांत आवर्ती। है बात समझ में? शांत आवर्ती मतलब ये शांत हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे चल करके पॉइंट के बाद खत्म, दशमलव के बाद खत्म हो गया, और दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आवर्ती में आ रहा है, जी सर बार बार वही चीज आ रहा है। तो ये शांत आवर्ती, ये अशांत आवर्ती, ये क्या कहला जाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। ये कभी अशांत, कभी शांत होगा ही नहीं, और तो कभी आवर्ती में आएगा, अनावर्ती में ही आएगा। इसको नोट कर ले सकते हैं एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं। 1/8 दे करके इसको यहाँ पे लिख देंगे शांत, और यहाँ पे इसको लिख देंगे अशांत आवर्ती। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? परमेय संख्या समझ में आ गया ना? हम लोग पढ़े थे P/Q के रूप में रहता है, उसे परमेय संख्या कर, लेकिन 10th में हम लोग पढ़े कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो शांत भी होता है, अशांत भी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर अपरिमेय संख्या। हम लोग अपरिमेय संख्या में पढ़े थे कोची कि वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 9th क्लास तक। लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जैसे मान लेते हैं √2 है, अब √2 को हम वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग को सिखाए हैं कि 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग। सॉरी, ऐसे निकाला लिए, ऐसे ना, ऐसे एक तरफ ऐसे ना, भागा वाला मेथड से। तो सबसे पहले 1 से लगाते हैं,
ये आप लोग को पता है कि सबसे पहले कैसे एक लगेगा? से एक से लगेगा। अच्छा जी, जब एक से लगेगा तो यहाँ एक बार लगेगा, जी सर, यहाँ भी एक बार लगेगा, जी सर, तो एक ये नौका जुटता है, जी सर, जुट जाए। एक एक दो। दो, यहाँ वाला घटता है, जी सर, एक दो में से एक गया, एक। एक। अब रे बउआ लगेगा, नहीं, अब लगेगा लगेगा। नहीं लगेगा। तो बउआ रे यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, अगर नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं, जी और जब भी उतारते हैं तो डबल जीरो उतारेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक यहाँ इसमें बताए थे कि जोड़ा लगता है। जी सर, पॉइंट का जब भी लगता है क्या लगता है, जोड़ा। जोड़ा, जोड़ा लगता है, ये आपको बता दिए थे, जी जब भी सर। लगेगा जोड़ा लगेगा। जी सर, आपको पता है पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं। तो बताओ, अब नहीं लगे रहा था यहाँ के बाद लगने नहीं लग रहा था, जब यहाँ के बाद नहीं लग रहा था तो वो एक बार में तो पहले लग ही गया था। जी सर, अब पॉइंट देंगे जीरो तो अब देखो यहाँ पे जीरो जीरो उतरेगा, जी सर, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या उतार जीरो, जीरो। दो को जीरो, जी यहाँ सर। तक तो क्लियर है। अब जब दो को जीरो, अब कहेंगे सर एक के जीरो उतारते हैं, तो वर्गमूल में कभी एगो नहीं उतारता है, जब भी लगता है जोड़ा लग के उतरेगा। जी सर, तो जब भी उतरेगा अबरी ये दो को जीरो उतरेगा, जी सर, तब कई बार में लगेगा भगवान? जितना बार में लगाएंगे उतनी बार पढ़ेंगे, तब तो पता है आप लोगों को। आने 96, 24 से 96, यहाँ 4 बचेगा ननू, जी सर, 4 बचेगा, जी, फिर इधर खत्म हो जाएगा पूरा। इधर 4 4 8 आई 2। अब वर्गमूल जिसको नहीं आता दिक्कत हो जी जाएगा, सर। वर्गमूल सबको आना चाहिए। अब फिर देखो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा था। फिर डबल जीरो उतारेंगे, डबल जीरो। जी सर, अब फिर अब कई बार में लगाएंगे, शायद अब एक बार में लगेगा, क्योंकि ये 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। देखिए 2 बार लगे हुए थे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, ज्यादा और लेकिन ज्यादा हो जाता है, और एक ही बार में नहीं लगेगा। एक बार में लगेगा। हाँ एक बार में लगेगा, एक बार पढ़ेंगे, यही ना ननू, जी तो सर, एक बार में लगाएंगे। जी। 200, यानी 281। आ देखो यहाँ 9, 9, जी सर, यहाँ 9 में से 8 गया 1, एक, 3 में से 2 गया 1, 119। फिर देखो इधर जुटता है 1 1 2 8 2, 2, फिर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा था। फिर डबल जीरो लेकर के आएंगे। सर, अबरी कई बार में लगाएंगे बाबा? अभी 2 बार में लगा के देखिए ना, 2 बार में, 3 बार में लगाए तो हो सकता है ज्यादा हो जाए। देखो 2 8 2, अब 3 बार में लगाएंगे तो 3 बार से गुना करना पड़ेगा, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर, आ जाते हो रहा 1 2 3 4, ज्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5, नहीं ज्यादा कहाँ हो रहा है? ना हो रहा जाए तो सर। हम नहीं हो रहा ज्यादा, हाँ, 11, ज्यादा नहीं हो रहा नहीं है। और ये ठीक लगा। अच्छा 8 4 सोना तक गलती नहीं निकले कोई पर, देखिए जी 1 1 9 0, नहीं सही है। नहीं ठीक है सही है। सही है सही है। 7 बार में लगा के देखो, 7 बार में सर। 7 बार में 5 बहुत ज्यादा है। हाँ 5 5 बार लगाइए ना सर, 5 बार नहीं तो। अरे जाइयो बार में लगाबो, अगर ये 5 बार में लगाएं चाहे 2 बार में लगाएं, कई बार में लगाएंगे, ऐसे लगा के देखते हैं बरू को। अगर 5 बार में लगाएंगे, देखो 5, तो 5 दूनी 10, हाँ शायद 5 बार में ज्यादा हो जाना चाहिए। 2 8 2, 5 बार में ननू, जी सर, 5 5 25, पापा 25 बाकी 2, 5 10 2 12 बाकी 1, 8 40 1 41 बाकी 4, 5 दूनी 10 4 14, 5 अंक हो गया, ज्यादा हो गया कि ना हो गया? सर, ज्यादा हो गया। अच्छा 3 बार में लगाए थे तो कम हुआ था, 4 बार में लगाए तो 4 बार में लगाते हैं, 4 बार है ना बउआ? 4 बार में लगाएंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, जी सर, 4 चौक 16 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11। 11 ठीक है। अभी लगता है कट जाएगा, नहीं हो 11 यानी 5 बार में नहीं बल्कि कई बार में लगेगा ननू? 4, 4 बार। 4 बार में लगाएंगे तो 4 बार पढ़े पड़ेगा भी, 4 बार लगाएंगे 4 बार पढ़ेंगे। 4, अच्छा तो 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ वाला जुटता है, यहाँ वाला घटता है। 4 4 8 2 8 2, यहाँ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया लड्डू, एक बच गया कितना 8, 8 में से 2 गया 6, इधर खत्म। फिर नहीं लगेगा, जी डबल जीरो, फिर डबल जीरो बउआ, जी सर, फिर डबल जीरो है
जी सर। अब फिर अब लगाइए कई बार में लगेगा, ये कभी नहीं कटेगा, ये अशांत रहेगा। आई कभी एक बार अबे नहीं करेगा, 4 1 4, अब एक बार में लगेगा बताइए तो नहीं। अब 2 बार में या 3 बार में या 4 बार में लगेगा नहीं, सर एक बार 3 बार में नहीं लगेगा, हो सकता है 2 बार में भी लगेगा। ये 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5। देखो 56 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? 2 बार में लगेगा, अबरी बार यहाँ 2 बार में लगेगा। जी सर। तो 2 बार में लगाइएगा तो बउआ रे इनों का तो गुना होता है। जी सर। 4 ऐसे ही लगाते जाइए, कटवे नहीं करेगा कभी। आई नहीं तो आवर्ती में आएगा या अनावर्ती में आएगा, कभी 4 कभी 1 कभी 4 कभी 2 कभी 5 कभी 6 कभी 3 कभी 4 कभी 8, जी सर। कुछ आएगा, बार बार वही चीज नहीं आएगा, रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करवे नहीं करेगा। तानी 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5। बउआ ये कभी कटेगा नहीं, यहाँ पे लिख देंगे कभी नहीं कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा। जी सर। और ये अशांत अनावर्ती रहेगा, अशांत रहेगा, ये कटवे नहीं करेगा तो अशांत तो रहबे करेगा। ये बार बार कितनू लड़ेगा, ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया बाबू? अशांत। लेकिन उन्हें बार बार रिपीट भी नहीं करेगा, अनावर्ती। बार बार एक ही चीज नहीं आएगा। अभी आया देखो 4 1 फिर 4 2, हो सकता है फिर 4 3 आ जाए, हो सकता है फिर 4 4 आ जाए, हो सकता है फिर 4 5 आ जाए। जी सर। कभी वही चीज आएगा? नहीं। अलबा लेते रहेगा, हो सकता है कुछ भी आ जाए, कोई गारंटी थोड़ी है। तो इसको अशांत और इसको अनावर्ती बोलेंगे, अनावर्ती। अगर वही चीज बार बार रिपीट कर जाता तो आवर्ती, आवर्ती हो जाता। लेकिन रिपीट नहीं करेगा और कटेगा भी नहीं। तो ये कंफर्म है कि कटेगा नहीं है, जी सर। कंफर्म। इसको भी निकालिए, आपको कंफर्म नहीं कटेगा, वो इथी रहेगा बार बार। जी सर। लेकिन अनावर्ती में आएगा, आवर्ती में भी कभी नहीं आएगा। तो वही बोला अपरिमेय संख्या में हम लोग अभी पढ़े कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या। कहते हैं। जैसे में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कि पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ कह दिए कि पूरा वर्गमूल निकले के बाद छोड़िए, यहाँ इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत अनावर्ती होगा, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना बउआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आप चाहे तो ये वाला नोट कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? आप परिमेय संख्या में एग्जाम्पल दे दीजिए। ये परिमेय संख्या हो गया नो। अभी बताइए बड़ा चीज, धुंधला हो गया, धुंधला हो गया, नहीं जी। हाँ नहीं जनाता हल्का फल्का धुंधला हो गया। इधर ला पूरा कुछ नहीं जनाता। तो आवाज नहीं जनाते। ठीक होगा ना? देखो तो वास्तविक संख्या में अभी बताए हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बउआ अपरिमेय संख्या में क्या देखेंगे कि अपरिमेय संख्या भी अब 2 तरह के मिलेगा। अब 2 कोची मिलेगा नूनू? तो परिमेय संख्या हम बताए थे अभी एग्जाम्पल में कि 2/1/2 भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 5/7 भी रह सकता है। तो देखिए इसमें एगो भिन्न वाला संख्या है और एगो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यानी इसमें भिन्न संख्या रहेगा और पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक परिमेय संख्या में पूर्णांक रहेगा, है ना बउआ? तो एगो यहाँ पे भिन्न संख्या रहेगा और दूसर का क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो भिन्न में कौन कौन संख्या रहेगा पता है? भिन्न में जो p/q के रूप में रहेगा, फ्रैक्शन यानी जो यहाँ पे लिख देते हैं p/q के रूप में रहेगा। आई पूर्णांक यानी कि कुछ रह सकता है, 1 2 3 0 -2 कुछ भी रह सकता है। इधर पूर्णांक में तो -2 -3 कुछ था, पूर्णांक में था धनात्मक संख्या 0, ऋणात्मक संख्या तीनों था पूर्णांक में।
यहाँ भिन्न संख्या आप लोग पढ़े थे क्लास 7 या 8 में कि भिन्न संख्या अंश बटा हर को भिन्न संख्या करे, यानी अंश बटा हर है, जहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना। बात समझ में आ गया? तो भिन्न में तो सिर्फ इतना ही पढ़ना था भिन्न संख्या में कि बउआ रे ये अंश बटा हर के रूप में रहेगा, नहीं p बटा q के रूप में रहेगा। खाली एगो ध्यान रखना है कि q जो होगा 0 नहीं रहेगा। अब देखिए पूर्णांक में हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्णांक में अब 3 चीज पढ़े थे नूनू। पूर्णांक में कहेंगे सर 3 चीज, हाँ अभी पढ़े पूर्णांक में 3 चीज। कौची कौची? यदि मान लिया ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, यहाँ पे बीच में शून्य संख्या यानी शून्य, बीच में शून्य पढ़े थे, और अंतिम में इधर धनात्मक संख्या पढ़े थे। धनात्मक पूर्णांक में ये चीज न पढ़े थे। देखो वो डायग्राम कैसे बनाए, वास्तविक संख्या 2 गो, अब परमेय संख्या से और अपरमेय संख्या मिल करके वास्तविक संख्या बन गया। अब परमेय संख्या, भिन्न संख्या और पूर्णांक मिल करके परमेय संख्या बन गया। अब देखिए इसका कोई रुख नहीं। अब पूर्णांक जो है 3 गो मिल करके बना, ऋणात्मक संख्या, शून्य, धनात्मक संख्या। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बाबा? अब बताइए ऋणात्मक को -1 बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हैं। कैसे लिख सकते? -1, -2, -3, माइनस, इधर माइनस से वाला सब रहबे करेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए शून्य तो शून्य रहेगा, इधर धनात्मक रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये भी इधर इन्फिनिटी तक रहेगा। तो वो पूर्णांक की बात हुआ, पूर्णांक 3 गो। अब यहाँ से पूछेंगे वास्तविक संख्या कै गो मिल करके बना? 2 गो। परमेय और परमेय, परमेय संख्या कै गो मिल करके बना? 2 गो। भिन्न और पूर्णांक, पूर्णांक आप कहेंगे सर भिन्न संख्या कै गो मिलकर बना? कुछ नहीं, भिन्न संख्या भिन्न संख्या सिर्फ अंश बटा हर, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। हाँ पूर्णांक 3 गो मिल करके, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जब यहाँ तक नहीं दिक्कत हो तो अब देखो धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो पते था कि धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं, नहीं बताए थे बोला? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं धनात्मक संख्या को या धनात्मक पूर्णांक को, यहाँ पूर्णांक लिख दो, ऋणात्मक पूर्णांक है मान ले, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक है ना बउआ? ये आई शून्य पूर्णांक है, आई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बात समझ में लो कि नहीं लो? अभी पढ़ाए थे प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है। यहाँ भी देखो 1 से शुरू हुआ धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, ऋणात्मक ऋणात्मक क्या रहता है? हाँ ये भले देखो यहाँ पे भले बोलेंगे यहाँ पे कि धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिला देने से पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या अभी पढ़ाए थे कि जब प्राकृत संख्या में शून्य को लगा दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है, बताए थे ना? तो वही चीज यहाँ भी हुआ। यहाँ पे खाली शॉर्ट में हम यहाँ पे समझा रहे डायग्राम पे कि वो धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक मिला देंगे तब पूर्ण संख्या। तो कौन संख्या? पूर्ण संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो ये सब तो पढ़ा दिया हम। इसको आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इसको धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक ये दोनों को मिला करके पूर्ण संख्या बनता है। जी सर, हाँ बना। पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण संख्या कह देंगे। पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक
ये डायग्राम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बंद कर। नहीं होता है सर, मैं चूरा जा देखो अब आता है आगे सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। जी सर। अगर हम चाहेंगे -2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 से कट जाता है। -4 भी ले सकते हैं, 2 से कट सकता है, ये ऋणात्मक रहेगा लेकिन है तो सम संख्या ही। तब प्लस माइनस यहाँ पे लिख दो, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। +-2, +-4, +-6, +-8, +-10, कुछ भी है कि नहीं है। तो आने बउआ रे ये प्लस माइनस वाला भी संख्या जो रहेगा क्या रहेगा, सम संख्या ही रहेगा। यानी प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, अगर आपको 2 मिले तो भी सम संख्या, अगर -2 मिले तो भी सम संख्या। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब है विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब है। जी सर। ये प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अगर कहीं -3 दिखेगा तो ये क्या विषम संख्या नहीं है, जी सर। विषम संख्या है। -5 दिखेगा तो ये क्या विषम संख्या है कि नहीं। तो प्लस माइनस दोनों वाला रहेगा, इसमें काम चलेगा, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में। अब अभाज्य संख्या या इसी का नाम है ऋण संख्या, इंग्लिश इसका प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से भी विभाजित नहीं होता है। होता है। जैसे देखिए कौन कौन एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कौन कौन मान लिया जाए। देखिए 2 किसी से नहीं कटता है, वो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, 9 3 से कट जाता है। यहाँ परिभाषा है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। हाँ 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, है ना बउआ। बात समझ में आया कि नहीं आया। अभाज्य संख्या इसी को कहते हैं। हाँ यहाँ पे एक चीज नोट में लिख सकते हो आप लोग कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही यौगिक संख्या है। एक ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है, ना ही यौगिक संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक ना तो अभाज्य संख्या कहलाएगा और ना ही यौगिक संख्या। यौगिक संख्या यानी कंपोजिट, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्या यौगिक संख्या कहलाते हैं। तभी बोलेंगे सर अभाज्य संख्या तो 2 है तो 1 भी होना चाहिए। नहीं, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही यौगिक संख्या, क्योंकि अभी हम परिभाषा लिखा है कंपोजिट नंबर में यानी यौगिक संख्या में कि अभाज्य संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्या क्या कहलाते हैं, यौगिक संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल में इसका दे सकते हैं, 2 तो अभाज्य संख्या है, 1 तो कुछ नहीं है बउआ, 3 अभाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा, 5 तो अभाज्य संख्या 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14, 15, 16, 17 नहीं, 18, 19 नहीं, 19 तो अभाज्य संख्या है, 20, 21, 22, 23 नहीं। ये सब क्या है, यौगिक संख्या। बात समझ में आया कि नहीं आया। अभाज्य संख्या को छोड़ के अभाज्य संख्या 1 नहीं है और इसमें भी 1 नहीं आएगा, ना तो 1 ना तो अभाज्य संख्या और ना ही यौगिक संख्या। अब आएगा सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF क्या आएगा 1। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, देखिए एगो 4 एगो 9, इसका HCF निकालिए 1 आएगा। HCF निकालने के लिए आता है, देखिए 4 का HCF निकालिएगा, भाग विधि से निकलता है 9, 2 बार में 4 दूनी 1। अब यहाँ से भागा लगाएंगे बोला 4 तो 4 बार में कट गया ना, यानी HCF
HCF कौन होता है? जिससे जिससे पूरा पूरी कट जाता है, उसी वही HCF कहलाता है। अभी आगे चल करके हम लिखाएंगे। तो HCF एक आ गया। यानी वैसी दो संख्या जिसका HCF एक होता हो उसे हम सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर COPRIME को प्राइम नंबर्स कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आ गया बाबू? बाकी कल चलेगा परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड जो था ज्यामिति के पिता था, जी सर। आप लोग को बताए थे, वही बड़ी चीज बताया था। कल उसके बारे में चलेगा, वो क्या बताया था। थोड़ा सा छोटका चीज बता दिया, वो वैज्ञानिक बन गया था वो। बड़ी चीज उसका सूत्र हम लोग मान लिए, जबकि हम लोग भी जानते हैं वो सब चीज। फिर भी कोई बात नहीं है, जो पहले से बता दिया उसी को गुरु मानते हैं। तो पिता तो वही कहलाएगा, हम थोड़ी कहला जाएंगे। हम कितनों बढ़िया जानेंगे तो पिता कहला जाएंगे, नहीं ना? फिलहाल यही तक, बाकी नेक्स्ट